हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मैं चैप्टर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ख, यानी काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा घ, यानी परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, यानी घ नंबर आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आपका आंसर हो जाएगा ख, यानी 2। मैं आपको अगले वीडियो में भी बताई हूँ कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब इसमें मिलने का बात किया है, तो आपका आंसर होगा ख, यानी अवतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण वस्तु का मिल सकता है। अवतल दर्पण द्वारा, यानी ख नंबर आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा घ, यानी उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। यानी ये बोल रहा है कि उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा, यानी समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, ये तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा आभासी प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा घ, यानी उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क, यानी अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है। क नंबर आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा घ, यानी अनंत पर स्थित रहने से अवतल दर्पण पर फोकस बनता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ख नंबर आपका आंसर होगा, आधी होती है। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, मतलब प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आभासी, काल्पनिक और बड़ा, तो आपका आंसर हो जाएगा ग नंबर आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। क्या होती है, फोकस और उसके दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, यानी घ नंबर आपका आंसर होगा। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होती है, तब उसका प्रतिबिंब आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति फोकस के 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा घ, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। आपका अगला प्रश्न है,
मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है? तो आपका आंसर है उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में मोटर गाड़ी के चालक में लगा रहता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ख, यानी काल्पनिक और सीधा। यह आपका आंसर होगा काल्पनिक और सीधा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ये 13 और 14 दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इनका आंसर बदला हुआ है। 13 नंबर का प्रश्न में यही क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, लेकिन उसका आंसर है काल्पनिक और सीधा। लेकिन 14 नंबर भी वही क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर दिया है हमेशा सीधा, यानी इसमें हमेशा सीधा और उसमें काल्पनिक और सीधा, यानी दोनों सेम ही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ख, यानी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है? दर्पण हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग, समतल अथवा उत्तल, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संबंध F बराबर R/2 सत्य है, संबंध F बराबर R/2 सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग, मतलब उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए ग आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चित्र 1.35 में सही किरण आरेख को चुने, चित्र 1.35 में सही किरण आरेख को चुने, तो आपका आंसर हो जाएगा घ नंबर, ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब क्या है? इसका अर्थ आंसर ये होगा घ नंबर, यानी आपका क्वेश्चन है फिर से, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ है यह कि प्रतिबिंब उल्टा है, यानी घ नंबर आपका आंसर हो जाएगा, उल्टा है। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, यानी रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ठीक है, तो चलिए ये सारे क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश डैश में चलती है, प्रकाश डैश में चलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश सरल रेखा में चलती है। ठीक है, सरल रेखा में चलती है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलती है, यानी सीधी रेखा में हमेशा प्रकाश चलती है। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा समतल, आपका आंसर समतल होगा, यह आपका आंसर हो जाएगा समतल। अगला प्रश्न है, डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब है, यहाँ वास्तविक है। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह आपका आंसर होगा परावर्तन। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को डैश कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव के फोकस की दूरी को डैश कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी, ये आपका आंसर होगा, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच को फोकस दूरी कहते हैं, ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की डैश होती है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की डैश होती है, यानी दुगनी होती है। ठीक है, दुगनी होती है। अगला प्रश्न है, डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर अवतल होगा। अगला प्रश्न है,
उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डैश प्रतिबिंब ही बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डैश प्रतिबिंब ही बनते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आभासी, यह आपका आभासी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के डैश निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर, मतलब समांतर निकलती है, यह आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां डैश होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा धनात्मक, यहाँ आपका आंसर धनात्मक होगा, यानी धनात्मक होती है, यह आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डैश से मापी जाती है। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डैश से मापी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ध्रुव, यानी ध्रुव से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। यानी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, यानी आपका आंसर ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को डैश कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को डैश कहा जाता है, यानी आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आवर्धन का धनात्मक मान डैश प्रतिबिंब इंगित करता है। आवर्धन के धनात्मक मान डैश प्रतिबिंब इंगित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आभासी, आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है। तो आपका अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल, मतलब अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश सेंटीमीटर होती है। यानी 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश सेंटीमीटर होती है। तो आपको पता होगा कि वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। यानी जब वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो इसके 32 सेंटीमीटर के आधा होगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 16 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। एक बिंदु वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल एक डैश दर्पण द्वारा। एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल डैश द्वारा, यानी आपका आंसर हो जाएगा अवतल। अवतल द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, लेकिन आप लोग ये सारे क्वेश्चन को याद कर जाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आपको बहुत ही मदद करेगा। तो ठीक है, हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।